अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी, आप देखें साथ सिंगिंग यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे मुल्क के साथ में बात करेंगे हम इलेक्शन 2024 के बारे से। तो इलेक्शन 2024 में इस वक्त गहमा गहमी अरूज पे पहुंच गई है। कागज़ नामज़दगी जो है वो जमा हो रहे हैं और इस वक्त आज चूँकि आखिरी दिन है कागज़ नामज़दगी जमा करवाने का, तो इस वक्त फुल जो है वो पीक पे जो है इस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है। यानी कि तमाम उम्मीदवार अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से अपने कागज़ नामज़दगी जो है वो जमा करवा सकें आरओ ऑफिस में, यानी कि इलेक्शन ऑफिस में अपने कागज़ नामज़दगी जमा जो है वो जमा करवा सकें। तो इस वाले से देखा जाए तो हर पार्टी जो है वो अपने मजबूत कैंडिडेट्स है वो हर हल्के में जो है खड़ा करना चाहती है। उस वजह से अपने कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ जो है वो पहले ही मुकम्मल कर चुकी थी हर पार्टी, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग और पीटीआई भी। तो अब देखना ही बाकी है कि वो अब चूँकि कागज़ में जमा होते जा रहे हैं, तो अब चीज़ें जो है क्लियर होती जा रही है आवाम के सामने। तो अब आवाम के सामने कुछ चीज़ें क्लियर होती जा रही है कि उनके सामने उनके हल्के में जो है कौन-सा उम्मीदवार जो है वो किस पार्टी से जो है किस पार्टी को जो है रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो इस वाले देखा जाए तो वैसे मैं कहता हूँ कि कुछ उम्मीदवार जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको जो है उनके कागज़ नामज़दगी जो जमा नहीं किए जा रहे या उनके साथ जो मुख्तलिफ़ वाक़ये जो पेश आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ़ एक बात ही कहना चाहता हूँ कि तमाम पक्षों को जो है वो बराबर के मौके जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने के जो है वो मुहैया किए जाने चाहिए। क्योंकि चाहे वो एक रेडी बंद हो या चाहे वो एक मशहूर शख्सियत हो, तमाम शहरियों को जो है वो इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इलेक्शन लड़ने की जो है वो मुहैया होनी चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो तमाम अहम उम्मीदवार जो हैं इस वक्त तक अपने कागज़ात नामज़दगी जो है जमा करवा चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के सदर असद ज़रदारी साहब, जबकि पीपीपी चेयरमैन बाबुल भुट्टो सदर साहब और उसके साथ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा भी अपने कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवा चुकी हैं और काफ़ी अहम हल्कों से जो है ये उम्मीदवार जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एमकेएम भी और एएनपी भी और दीगर सियासी जमातें भी रहनुमा जो है वो भी अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा चुके हुए हैं। इसके साथ-साथ पीडीएस में सबके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो भी जमा हो चुके हैं मियाँ वाली से। तो अब देखना बाकी है कि अब इलेक्शन में जो है वो अवाम जो है वो क्या फैसला करते हैं, अवाम जो है अपने वोट की ताकत से जो है किसको मुंतखब करते हैं और किसको इक़्तिदार में लेके आते हैं। तो ये भी आने वाले देखना बाकी है। इसका फैसला जो है 8 फरवरी को जो है वो हो जाएगा। अब देखना बाकी है कि अवाम जो है उस वाले से उनका मूड क्या है, उनका उनकी राय क्या है और वो क्या किसको जो है वो इक़्तिदार की मसनद पे बैठा देखना चाहते हैं। तो ये भी बहुत ही अहम है। तो इस वजह देखा जाए तो 8 फरवरी का दिन जो है वो पाकिस्तानी सियासत के लिए ही पाकिस्तानी सियासत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर शख्स के लिए हर शख्स के मुस्तक़बिल के लिए जो है बहुत ही अहम है। तो इस वजह से हर पाकिस्तानी चाहिए कि अपना वोट जो है वो लाज़मी कास्ट करे और इस वाले से अपनी आईनी ज़िम्मेदारी जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरी करे और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि अब 8 फरवरी को जो है अवाम जो है किसको जो है वो अपना नुमाइंदा जो है वो चुनते हैं और किसको जो है वो इक़्तिदार की भागदौड़ जो है वो देते हैं। तो अब तो उसके बाद देखा इकोनॉमी के हवाले से देखें तो इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है जो है वो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में है और इस वक़्त देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसमें भी उतार-चढ़ाव जो है देखा जा रहा है, जिसमें कभी बहुत तेज़ी देखी जाती है, कभी बहुत ज़्यादा मंदी भी देखी जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो है वहाँ पे इस वक़्त यानी कि मंदी देखी जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आइंदा फ्यूचर में जो है वो दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलंदी की इंतहाओं को जो है वो छुएगी। और जहाँ तक बात रही इन्फ्लेशन की वजह से, तो इन्फ्लेशन के हवाले से हुकूमत चाहिए कि वो इस वक़्त इस वाले से भरपूर इक़दाम करे, क्योंकि आवाम जो है वो उसकी क्योंकि आवाम की तनख्वाह में तो इज़ाफ़ा नहीं हुआ, लेकिन महँगाई में जो है रोज़-बरोज़ जो है वो इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जिसके साथ अब चूँकि गैस के बिल्स जो हैं उसमें भी जो है वो तकरीबन ₹2000 जो है वो सिर्फ़ फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं हर बिल में। और देखा जाए तो वैसे तो उन्होंने स्लैब्स वगैरह की हुई हैं कि जो कोई बंदा अगर गैस यूज़ ना भी करे तो उसको ₹450 फ़िक्स चार्जेस हैं वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और इसी तरह ही कोई बंदा अगर ₹1000 से ऊपर से गैस या ₹2000 से ऊपर गैस की अगर इस्तेमाल करता है तो उसको ₹2000 के फ़िक्स चार्जेस हैं वो डाल दिए जाएँगे। और ऐसा हर बिल में हर बिलों में जो है आवाम को ये चार्जेस हैं वैसे मसूल हो रहे हैं। तो इस वजह से हुकूमत चाहिए कि वो देखे कि क्योंकि आवाम जो है प प गर्मियों में बिजली के बिलों से परेशान है, तो अब इस दफ़ा सर्दी में जो है वो गैस के बिलों से परेशान है। तो हुकूमत चाहिए कि उस वजह मौसर इक़दाम करे और आवाम को जो है जो बेसिकली इस चीज़ का जो आवाम के ऊपर कम से कम जो है वो बोझ जो है वो डाला जाए, क्योंकि आवाम जो है वो अब इस वक़्त मुकम्मल तौर महँगाई के चक्कर में जो है वो इस वक़्त पिस चुकी हुई है। और चूँकि इस वक़्त रोज़मर्रा की अशिया खरीदने की जो इस्तेदाद जो है वो आवाम के पास ख़त्म होती जा रही है। और अब चूँकि ये रोज़-बरोज़ अब जो गैस के बिलों में जब इज़ाफ़ा होता जाए तो इस वाले से हुकूमत चाहिए कि वो इस वाले से देखे कि आवाम जो है उनकी क्या हालत-ए-ज़ार है इस वक़्त ग्राउंड पे। और जो कि उस वजह से मौसर इक़दाम जो है वो किए जाने चाहिए। जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उस वक़्त यानी कि इंतज़ार कर रही है बूस्ट का। और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है वो इंशाअल्लाह एक मज़बूत और स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार सँभालेगी और उसके बाद पाकिस्तानी इकोनॉमी को जो है वो बुलंदियों की इंतहाओं पे जो है उसको लेके जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी इकोनॉमी को जो है वो सही सिमत में जो है उसको आगे लेके चलेगी। सॉरी।
आगे आगे लेके चलेगी। तो अब तो लेकिन बात बात सिर्फ़ इतनी है कि चूँकि पाकिस्तान इकॉनमी में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी जो है कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो अपना पूरा तन मन धन इसके ऊपर इकॉनमी की बेहतरी के लिए जो है अगर हम सर्व करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी में जो है उसका शुमार जो है वो हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त हर चीज़ से माला-माल मुल्क है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाज़ा है। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि इसका सही इस्तेमाल और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो है वो और इन मादनियात का जो इन कुदरती ख़ज़ाने जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं, इनका जो है अगर पाकिस्तान जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो है माशी मुश्किलात जो है उनमें कमी ना सिर्फ़ कमी वाक़ई हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो माशी खुदमुख्तारी देखिए खुदमुख्तारी की तरफ जो है वो गामज़न जो है वो हो सकता है और बैरूनी कर्ज़ से भी जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो छुटकारा जो है पा सकता है और पाकिस्तान की अवाम की जो भी है ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली वाज़ह तब्दीली जो है वो रहनुमा हो सकती है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की वजह से जो है आइंदा फ्यूचर में भी जो है मुस्बत इक़दामात जो है वो देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान इकॉनमी जो है ना सिर्फ़ पाकिस्तान इकॉनमी बेहतर होगी बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी भी जो है उसमें भी बेहतरी जो है वो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है, वो देखी जाएगी। तो चूँकि ये साल ख़त्म हो रहा है तो आवाम की ज़िंदगी में जो है ये साल क्या क्या लेके आया तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। और अब हम क्या हुआ कि ये साल जो था वो उसमें क्या चेंजेस उसमें आवाम की ज़िंदगी में आई और आवाम जो थे उन्होंने इस साल क्या-क्या फ़ेस किया और पूरे आलमी दुनिया में इस वाले से क्या-क्या चीज़ें देखी तो इस वाले से हम बातचीत करेंगे। तो जहाँ तक बात है इंटरनेशनल हम बात करेंगे हम फ़लस्तीन और इसराइल की लामहदूद जंग के हवाले से, क्योंकि ये जंग जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ली। पहले यूक्रेन और रूस की जंग जो थी वो एक लामुतनाही जंग में तब्दील हो चुकी थी। तो वो तो जंग अब एक तवालिद अख्तियार कर चुकी है। अब उसमें जो है उस रूस और यूक्रेन की जंग में जो है अब करप्शन की दास्तानें भी ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है वो हो रही हैं और इस वाले से अब खबर भी ये आ रही है कि रूस के यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की साहब ने जो है वो इस वक़्त क्रैकडाउन का आगाज़ किया है करप्शन स्कैंडल्स के हवाले से, जो कि इस जंग में जो है वो देखे जा रहे हैं। और तो अब देखना बाकी है कि क्या यूक्रेन जो है वो यूरोप को मुत्तमिन कर पाता है कि जो यूरोप की इमदाद है वो यूक्रेन में जो है करप्शन की नज़र जो है वो नहीं होगी। और इस वजह से अब देखा जाए तो रूस भी जो है वो इस वक़्त अपनी इतना फुल ज़ोर नहीं लगा रहा है यूक्रेन के हवाले से कि वो इस जंग को जो है वो स्पीड अप करे या इसको कि फिनिश लाइन की तरफ लेके जाए। तो अब देखना बाकी है कि ये मामले आखिर किस रुख जाते हैं, क्योंकि हमारी तो दुआ है कि तमाम मामला जो है वो पुरअमन तरीके से और बातचीत के ज़रिए हल किए जाने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत से मुमकिन है। हर चीज़ जो है वो नेगोशिएशन से जो है वो हल की जा सकती है, टेबल टॉक से हल की जा सकती है। तो इतने बड़े इतना ज़्यादा ज़िया इंसानों का जानों का ज़िया और माल का ज़िया और इन चीज़ों का करने की क्या ज़रूरत है, जब आप बैठ के जो है वो बातचीत से जो है मामला जो है हल कर सकते हैं। तो ख़ैर ये बात एक तरफ। और जहाँ तक बात है फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में, तो इसराइल फ़लस्तीन जंग जो है इस वक़्त दोबारा से जो जंगबंदी हुई थी, आधी जंगबंदी हुई थी, उसके बाद दोबारा से जो है वो एक मज़ालिम का सिलसिला जो था वो फ़लस्तीन में जो है शुरू हो चुका हुआ है। इसराइल की लामहदूद बमबारी जो है वो इस वक़्त कारपेट बॉम्बिंग जो है वो इस वक़्त जारी है इस वक़्त फ़लस्तीन में और गाज़ा में, यानी कि और इस वक़्त 20,000 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी जो है वो इस वक़्त शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है इस वक़्त बच्चों की है। और ये वो तादाद है जो कि इस वक़्त ग्राउंड में है, जो मलबे के नीचे अमवात हो रही हैं, जो अभी तक निकाली नहीं जा सकी हैं, लाशें भी निकाली नहीं जा सकी हैं। वो तादाद अलग है, जो क्योंकि वहाँ पे पूरा कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो किसी तरीके से मलबे के नीचे से जो है आवाम को जो है वो निकाल सकें, कि ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। जो बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और किसी का भी जो है वो उस वक़्त किसी भी किस्म की जंगी कार्रवाई का जो है वो एहतराम जो है वो नहीं किया जा रहा है इस फ़लस्तीन से जंग में। और हर तरफ से हालाँकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस वक़्त करारदाद जो है वो पास की जा रही हैं जंगबंदी के वाले से, लेकिन इस वाले से इसराइल जो है वो इन करारदादों को है जो है वो किसी तौर पे भी सीरियस नहीं ले रहा है और इस वक़्त कोई भी सूरत जो है नज़र नहीं आ रही है सीज़ फायर के हवाले से। तो अब देखने बाकी है कि अब ये सीज़ फायर कब तक होता है और कब तक इमदाद जो है फ़लस्तीनी अवाम को जो है वो मुहैया की जाती है और कब तक जो है वो ये दोनों तरफ जो है वो अमन, सुकून और चैन के यानी कि दोनों तरफ से जो है वो जंगबंदी का ऐलान कब होता है, तो ये भी आने वाला देखना जो है बाकी है। और जहाँ तक बात रही इकॉनमी वैसे तो फ़लस्तीन की इकॉनमी पहले ही बहुत ही महदूद इकॉनमी थी और अब चूँकि ये जंग शुरू हो चुकी है तो इस वक़्त फ़लस्तीन की इकॉनमी यानी गाज़ा की इकॉनमी जो है उस वक़्त मुकम्मल तौर पे फ्लैट हो चुकी है, सिफ़र पे आ चुकी है और इस वक़्त आवाम जो है वो सिर्फ़ इमदाद के सहारे पे जो है जी रहे हैं।
और इस वक़्त कहते हैं कि ना उनको साफ़ पानी मुहैया है, ना उनको फूड मुहैया है, प्रॉपर फूड मुहैया, ना उनको सैनिटेशन की ज़रूरियात के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ना ही उनको हॉस्पिटल अवेलेबल है, ना ही उनको डॉक्टर्स प्रॉपर मेडिकेशन अवेलेबल है इस वक़्त। और इस वक़्त बहुत ही बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो इस वक़्त बहरान जो है वो जन्म ले रहा है फ़लस्तीन मक़ासिद व गज़ा में। तो इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए, बल्कि अमेरिका और रूस को भी चाहिए कि उस वजह से अपना, और चाइना को भी चाहिए कि अपना मौसर किरदार अदा करें। और मैं हैरान इस बात पे था कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हो रही थी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश हो रही थी, तो उस वाले से, उस करारदाद सीज़फायर के वाले से फ़लस्तीन और इसराइल में, तो उस वक़्त रूस ने और अमेरिका ने दोनों ने अब्सटेन किया वोट के हवाले से। तो ये मेरे लिए बहुत ही हैरानगी की बात थी कि रूस ने इस वाले से अब्सटेन क्यों किया वोटिंग में। और अब लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में जो है वो मामला जो है वो जंग-बंदी की तरफ जाएँगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो सीज़फायर जो है, ह्यूमैनिटेरियन सीज़फायर जो है वो उसका क़याम जो है वो जल्द से अमल में लाया जाएगा और जल्द से जल्द जो है वो इमदाद जो है वो फ़लस्तीन को इमदाद जो है फ़राहम जो है वो हंगामी इमदाद जो है फ़राहम जो है की जाएगी। तो हाँ, एक और बात, इस वाले से अगर एक और इंटरनेशनल पे हम आपसे डिस्कस करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि चूँकि इंडिया में इस वक़्त आम इंतखाबात का दो चर्चा बहुत है, तो इस वजह से देखा जाए तो इंडिया इस वक़्त एक नए, बल्कि मोदी गवर्नमेंट एक नए फ़ास्ट फ्लैग की भी तैयारी जो है वो सब कर रही है। और पाकिस्तान जो इस वाले पहले ही चुकन्ना है, पाकिस्तान इस वजह से पहले ही अवेयर है। तो हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इंडिया जो है बुरी तरह जो है वो बेनकाब इंडिया जो हो चुका हुआ है, उसका पूरा प्रोग्राम जो है वो इस वक़्त एक्सपोज़ हो चुका हुआ है। और इंडिया को चाहिए कि वो अपनी जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान के ऊपर ना ले, बल्कि अपनी अवामी मसाइल के ऊपर ना इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करे, ताकि अवाम को भी कुछ, इंडिया के अवाम को भी कुछ रिलीफ़ जो है वो मिल सके। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने कभी इंडिया के ऊपर इंडिया की दुश्मनी में जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा है। और पाकिस्तान हमेशा अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनल मसाइल के ऊपर जो है वो हमेशा सियासी बातें जो अपना इलेक्शन जो है कंटेस्ट करती हैं। तो इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर जो अपना इलेक्शन जो है वो कैंपेन जो है वो ना चलाया करे और अपने अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो रन किया जाए। तो यही इंडिया के अवाम के लिए बेहतर होगा, खित्ते के लिए भी बेहतर होगा। तो इन तमाम के सब वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मतलब लिखा, हमें दुआ दें कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।